अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 19 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 1 FAR 1 का यूएल का नोट मैंने पिछली क्लास में ज़रा गुस्से में आके नहीं बनाया क्योंकि बच्चों ने कम बनाया हुआ था। ठीक है, तो बहरहाल ये यूएल का नोट आपका आज भी होमवर्क में चला गया, लेकिन जाहिर है उस जैसा ही मिलता जुलता केएल का नोट था वो मैंने बना दिया था पहले भूले से, वरना वो भी ना बनाता। तो खैर केएल का नोट बनाएंगे, फिर क्वेश्चन 69 59 ये नोट बनाने हैं, और 64 का भी 69 का भी 59 तीन नोट बनाएंगे हम। फिर फैम वाला सवाल आपको हैंडआउट में दिया है, इसको मैंने कुछ काटा वाटा करके कुछ आपके काबिल कर दिया है, ठीक है, कि जिसको आप ट्राई कर सकें। बाकी ये सवाल मैंने कल मुकम्मल सॉल्व करना है क्लास में, ठीक है ना। ये हमारा आज का प्लान होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 59 का नोट बनाते हैं, जो पीपीई का नोट हमसे रिक्वायर किया गया था 31 दिसंबर 18 को, ठीक है जी। अच्छा देखें जी, मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे पहला काम आपने क्या किया करना है, आपने ये फॉर्मेट बना लेना, ठीक है। ये फॉर्मेट में कुछ मुश्किल बात नहीं है, कल वाला फॉर्मेट ही है, ठीक है। नई चीज जो एंड में पड़ी थी वो मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ जी। मैंने आपको कहा था एसेट के अकाउंट के अंदर अगर कॉस्ट मॉडल है तो चार नॉर्मल चीजें होती हैं। कौन कौन सी? ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग। कॉस्ट मॉडल हो तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर चार ही नॉर्मल चीजें होती हैं: ओपनिंग, डेप्ट एंड एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल जो डेबिट साइड पे आता है, और क्लोजिंग, ठीक है। हाइब्रिड वालों, आवाज तस्वीर सही है? ये हाइब्रिड 2 के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तस्वीर आ रही है सही? जरा चेक कराएं यार जाके, ये उनसे पूछे कोई मसला है तो उसको हल कर लें प्लीज काइंडली। अच्छा जी, चार चार नॉर्मल चीजें कब? जब कॉस्ट मॉडल हो। फिर मैंने आपसे कहा था अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो एसेट के अकाउंट के अंदर दो नई चीजें आ जाती हैं, एक ट्रांसफर और दूसरा सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। वही जो दो काम हम रीवैल्यूएशन के दिन करते थे, ठीक है, और एक्सप्रेशन के अंदर वही ट्रांसफर वाला दूसरा इम्पैक्ट आ जाता है, ठीक है। तो फिर नोट मुकम्मल हुआ था हमारा ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन एसेट अकाउंट वाली साइड पे आ गया। एसेट अकाउंट के सेक्शन में आ गया था। ये ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है? ये एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में यहां बना रहे हैं, और एक्यूमुलेशन जो है इसके अंदर सिर्फ ट्रांसफर। और फिर ये तीन चीजें मैंने कहा था। अच्छा, क्लोजिंग और क्लोजिंग को नेट करें तो बुक वैल्यू आती है, और ये तीन चीजें मैंने कहा था आपने लिख लिया करनी है हर जो है वो नोट के अंदर, ठीक है। अब ये मैक्सिमम चीजें हैं जो इस पीपीई के नोट के अंदर आ सकती हैं, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ पे 10 सवाल भी करूं पीपीई के नोट वाले, तो वो 10 के 10 सवाल इस फॉर्मेट के अंदर, मतलब लाइन आइटम्स यही रहेंगे, पड़ जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे चूंकि एक ही एसिड के लिए है, मल्टीपल एसिड्स के लिए आए तो मल्टीपल कॉलम्स आ सकते हैं, बस बात समझ रहे हैं। तो ये मैक्सिमम है। तो जब भी पीपीई का नोट आपने बनाना है पर्चे के अंदर, सबसे पहले आपने ये फॉर्मेट बनाना है। इस फॉर्मेट के अंदर क्या है जी? कंपनी का नाम, नोट्स टू द फाइनेंशियल, क्योंकि इस सवाल में कंपनी का नाम नहीं था, ठीक है। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, ठीक हो गया जी। फिर उसके बाद क्या है, किस चीज का नोट बना रहे हैं? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई भी नंबर लगा सकते हैं, 1 2 3 4 10 15 जो भी लगा लें, एक नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का नोट है। फिर ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी एसेट का अकाउंट, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन और क्लोजिंग। एक्यूमुलेटिव में ओपनिंग, ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल और क्लोजिंग, इन दोनों का नेट बुक वैल्यू। इसके बाहर कोई और लाइन आइटम नहीं होगा, ये मैक्सिमम, ठीक है। ये पहले बना लेंगे ना, तो चाहे सवाल के अंदर, हाँ जी पॉज करें जी। अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये फॉर्मेट जब आप बना लेंगे, उसके बाद सवाल देखें सारे का सारा आपको आता हो, ये जरा मुमकिनात में से नहीं है, ठीक है ना। हर सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी जरूर होती है जिसकी आपको समझ नहीं हो, जो उससे पहले कभी नहीं आई होती। उससे तो हमें कोई सरोकार भी नहीं होता। हमारा तो मकसद है जो 70-80% सवाल हमें आता है वो सही हो। हर सवाल 60-70 बल्कि 70 से 80% तक हर सवाल आपको आता होता है, वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो एक एडजस्टमेंट मुश्किल होती है उसका तो हिसाब वही है, लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा, ठीक है ना। वो हो जाए पर्चे में तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना भी हो तो हमें कोई उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो 70% हर सवाल सही करते जाओ, सारे सवाल 70% सही कर लो आप, तो आप पास हो, ठीक है ना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये फॉर्मेट बन जाए तो आपका 60-70% सवाल, इस नोट का जो सवाल के मार्क्स हैं वो 60-70% कहीं नहीं गए। एक एवरेज बच्चा भी उनको ले सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। अब उसका फायदा ये होता है कि जो फिगर्स जरूरी होती हैं, ठीक है, वो एक एक करके मिलती जाती हैं। जो मिल जाएंगी यहां पहुंच जाएंगी, उसके मार्क्स हमें मिल जाएंगे। जो फिगर नहीं मिलेगी, गलत पहुंचेगी, उसके मार्क्स कट जाएंगे, कोई मसला नहीं। मैक्सिमम मार्क्स यहां से आप स्कोर कर सकते हैं। यहां तक को मसला? अच्छा, अब अगली बात, सबसे अहम बात, नोट किस साल का बना रहे हैं? 31 दिसंबर 18 का। इसमें ओपनिंग बैलेंस किस दिन का होगा?
यकम जनवरी 18 का एसेट अकाउंट का भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी। ठीक है, अब ये ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो कभी भी यकम जनवरी 18 पे खड़े होकर आपने नहीं निकालना। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक कदम पीछे जाएंगे, रात 12 बजे से पीछे जाएंगे तो 31 दिसंबर 17 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। तो आपने हमेशा ये ओपनिंग निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने यकम जनवरी 18 पे कभी भी नहीं निकालना, उससे बड़ी गलतियां होंगी। मुझे पता है इस सवाल के लेजर्स आपने बनाए हुए थे, तो उससे देख के आपने नोट बनाया है ना, कितने बच्चों ने लेजर से देख के नोट बनाया। मैं आपको अब ट्रेन इस पे करूंगा कि हम वर्किंग से डायरेक्ट नोट बनाए। क्यों? क्योंकि पर्चे के अंदर उसने अगर नोट मांग लिया तो क्या पहले जर्नल एंट्रीज करके फिर लेजर्स बना के फिर नोट बनाएंगे? तो फिर तो हम शायद एक सवाल करेंगे और अगले 2 सवाल का टाइम भी इसमें चला जाएगा। तो नोट बनाना अगर रिक्वायर्ड हो तो वर्किंग से डायरेक्ट बनाना सीख लें। तो जब डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो जो बच्चा यकम जनवरी 18 पे खड़े होकर ओपनिंग निकालेगा वो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि गलती कर देगा, गलत फिगर्स उठाएगा। ठीक है, तो हमेशा पक्का उसूल जिंदगी का बना लें कि आपने यकम जनवरी 18 पे अगर ओपनिंग बैलेंस निकालना है तो कभी भी उस दिन खड़े होकर नहीं निकालेंगे, बल्कि एक दिन पीछे आए। पिछले साल का क्लोजिंग क्या है जी, 31 दिसंबर 17। इस पे आके ये आप खड़े हैं, इस पे आगे खड़े होते हैं। ठीक है जी, ये आप खड़े 31 17 के ऊपर। ठीक है, यहां खड़े होकर आपने क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं। क्या निकालने हैं जी? जो क्लोजिंग बैलेंसेस निकालेंगे आप, वो ये इस साल के क्लोजिंग जब अगले साल के ओपनिंग बन जाएंगे। ठीक है, अब क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं आपने एसेट अकाउंट के और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्वेश्चन एक रेज करेंगे। कोई साथ नोट ना करे, मैं बाद में टाइम दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रेज करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, मैंने पिछली क्लास में पूछा अंग्रेजी में लिखूं या उर्दू में, उन्होंने कहा उर्दू में, फिर मैंने उर्दू में लिख दिया। ठीक है, वो सवाल क्या है, हम सवाल से जाके पूछेंगे क्या ये एसेट, ये मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, मैं पूछ रहा हूं ये मैंने क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, ठीक है, क्या ही लिखा है, क्या ये एसेट, पकड़ना जरा भाई, एंड वाले नजर आ रहा है, ये क्या लिखा है, क्या, अच्छा जी, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 17 या इससे पहले, ये एसेट 31 दिसंबर 17 जिस डेट पे मैं खड़ा हूं, ठीक है, ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ, कभी रीवैल्यू हुआ है। अच्छा, अब इसके दो पॉसिबल आंसर्स हुआ करेंगे, या तो ये इस डेट से पहले, इस डेट को ऐसे पहले कभी रीवैल्यू हुआ करेगा या नहीं। ठीक है, अब ये सवाल पूछने के बाद मैं एसेट अकाउंट और मैं क्लोजिंग बैलेंसेस किसके निकालना चाह रहा हूं, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं एसेट अकाउंट की बात करूं तो सवाल क्या पूछा मैंने अभी, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है। अब अगर तो इसका जवाब है नो, नहीं, तो फिर सोच के बताओ एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा। आपको याद हो या ना हो, मैंने लिखा हुआ है इस सवाल में। कॉस्ट कितनी थी एसेट की, 500, यकम जनवरी 12 पे, 12 और 13 में ये रीवैल्यू नहीं हुआ था। फिर यकम जनवरी 14 वाले साल में पहले दिन एसेट रीवैल्यू कितना हो गया था, 800। ये लेजर पहले भी आपके सामने ऐसे आया था, मैंने ऐसे करके लिखा था, रखा था, और मैंने बोला था ये देखो कलर भी लिखे हैं, कलर भी लगे हैं अलग अलग के, 12 और 13 में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ तो एसेट अकाउंट में क्या नजर आ रहा है, कॉस्ट। और जब एसेट रीवैल्यू हो गया तो एसेट अकाउंट में क्या नजर आने लग गया, रीवैल्यूड अमाउंट। लेटेस्ट अगले में अगली नजर आने लग जाती है। ठीक है ना, यानी अगर एसेट कभी रीवैल्यू हुआ होगा तो एसेट अकाउंट में क्या पड़ी होगी, रीवैल्यूड अमाउंट, और अगर कभी रीवैल्यू नहीं हुआ होगा तो क्या पड़ी होगी, कॉस्ट। ठीक है ना, तो ये सवाल मैं कह रहा था आपको, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए ये सवाल रेज करेंगे, क्या ये एसेट 31 दिसंबर जिस दिन खड़े 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है। अगर इसका आंसर होगा नो तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, कॉस्ट। ठीक है, और अगर इस सवाल का जवाब होगा यस, यानी हाँ, क्या होगा जी करते हैं, बदतमीजी ना करें, हाँ जी जी जी, इस सवाल का जवाब, पिछली क्लास में मैंने हाँ लिखा था, फिर बच्चों ने कहा सर अच्छा नहीं लगता, अच्छे बच्चे हैं ना वो लोग, ठीक है, तो उन्होंने कहा सर जी कर दें, हम कैसे कहें आपको हाँ। तो क्या ये एसेट 17 उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ, अगर इसका जवाब है नो, नहीं, तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा, कॉस्ट। और अगर ये इसका जवाब है यस, जी, तो फिर रीवैल्यूड अमाउंट नहीं, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम सवाल के पास जाया करेंगे। ये सवाल सामने आ गया, ठीक है, हमने क्या पूछा सवाल, भाई क्या ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है, सवाल ने कहा यस, इज, है, रीवैल्यूएशन है, 31 दिसंबर 17 या उससे पहले ये कब रीवैल्यू हुआ है,
यकम जनवरी 16 पर। तो फिर एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? यकम जनवरी 16 वाली रीवैल्यूड अमाउंट यानी 250। ठीक है, कितने बच्चों ने यही निकाल ली? कितनों से गलती हुई और उन्होंने 600 निकाली? वो हाथ खड़ा करें। 600 कितने बच्चों ने ओपनिंग 600 निकाला था? अच्छा सर, हमने तो वर्किंग से डायरेक्ट किया ही नहीं, हमने तो लेजर से बनाया था, इसलिए ये गलती नहीं हुई। कोई बात नहीं, अगला सवाल आ रहा है ना, उसमें करेंगे गलती आप लोग। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने लेजर्स मौजूद नहीं होने तो डायरेक्ट की कोशिश की होनी है। या चलें, आप लोगों ने लेजर बना बना के किए, अच्छा आपने प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अब लेजर्स की मोहताजी नहीं। लेजर्स कहेगा सवाल में लेजर बनाएंगे, अगर वो नोट कहते तो क्या हम वर्किंग से डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, हम पहले लेजर बनाने बैठ जाएंगे? तो मैं आपको सिखा क्या रहा हूं, देखें, वर्किंग इज अ मस्ट। आपने जर्नल एंट्रीज करनी हो, वर्किंग जरूरी है। आपने लेजर्स बनाने हैं, वर्किंग जरूरी है। आपने नोट बनाना है, वर्किंग जरूरी है। ठीक है ना, तो वर्किंग इज अ मस्ट। अब वर्किंग तो लाजमी करनी है, ठीक है ना। अगर सारे काम डायरेक्ट, देखो मैंने लेजर्स बनाए, वर्किंग तो आसानी से हो जाते, ठीक है। जर्नल एंट्रीज आसानी से हो जाती थी, हमने हमने जर्नल एंट्रीज बगैर लेजर के देखे डायरेक्ट वर्किंग से करने की कोशिश की थी। मैंने बहुत कुछ सिखाया था, इसी की बुनियाद बना रहे थे। आज हम क्या सीख रहे हैं? नोट को ही डायरेक्ट वर्किंग से बना लिया करेंगे। ठीक है, तो बड़ा अहम सवाल है ये, क्या क्या ये एसेट 31 दिसंबर 17, बल्कि पहली बात दोबारा रिवाइज करके आए, नोट किस साल का बना रहे हैं? 31 दिसंबर 18 का। ओपनिंग चाहिए किस दिन? यकम जनवरी 18 पे। कभी भी यहां खड़े होकर कैलकुलेट नहीं करना, एक दिन पीछे आएंगे, 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर हम ये सवाल रेज करेंगे, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ? अगर इसका जवाब है यस नो, तो फिर क्या होगा? एसेट अकाउंट में पड़ा हुआ कॉस्ट। और इसका जवाब अगर यस है तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। अब हमारे सवाल को हम जब देखते हैं, सवाल को ये पूछते हैं ना कि क्या ये 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ है, तो सवाल का जवाब आया हाँ जी हुआ है। तो किस दिन हुआ है? ये यकम जनवरी 16 को हुआ है। हमने कहा इसका मतलब एसेट अकाउंट में यकम जनवरी 16 वाली रिवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, यानी 250। ठीक है, तो ये 250 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग बैलेंस है एसेट अकाउंट का। ठीक है, अगर ये 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग है तो फिर यही यकम जनवरी 18 का ओपनिंग बनेगा। ठीक है, 250 डन। अब यही सवाल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस भी हमें देगा। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों, पागल खानों, ये एसेट 31 दिसंबर 17 या उससे पहले कभी रिवैल्यू नहीं हुआ, कभी रिवैल्यू नहीं हुआ, यानी इसका आंसर अगर क्वेश्चन का नो है, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन पड़ी होगी डेप्रिसिएशन फ्रॉम, बोलो बोलो बोलो, डेट ऑफ परचेज टिल 31 दिसंबर 17। ठीक है, और अगर ये एसेट खुदा ना खास्ता कभी 31 दिसंबर 17 या उससे पहले हाँ जी रीवैल्यू हुआ है, तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी डेप्रिसिएशन फ्रॉम डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन टिल 31 दिसंबर 17। ठीक हो गया जी? सही है। अब सवाल तो वही हुआ है, ये 31 दिसंबर 17 या उससे पहले रीवैल्यू हो चुका है। तो अगर रीवैल्यू हो चुका है तो किस दिन हुआ है? यकम जनवरी 16 पर। तो फिर एसेट अकाउंट एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी डेप्रिसिएशन यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 17 तक। यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 17 तक। अब फिगर ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ा करेगा वर्किंग। पहली फिगर कहां से मिल गई? सवाल से। दूसरी फिगर के लिए कहां आना पड़ा? वर्किंग में। और ये काम मैंने पहले से प्रैक्टिस करवाया हुआ था आपको, इसीलिए ये येलो लाइंस लगाया करता था। ठीक है, क्या बोला अभी आपको? ये एसेट 31 दिसंबर 17 से पहले रीवैल्यू हुआ है। हुआ है, कब हुआ है? यकम जनवरी 16 पर। तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन पड़ी होगी यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 17 तक, यानी इन दो येलो लाइंस के दरमियान वाली, क्योंकि इस दिन तक की तो ट्रांसफर होकर नील हो जाती थी ना। ठीक है, तो अगर ये एसेट 31 दिसंबर 16 से पहले 17 से पहले कभी रिवैल्यू हुआ है, तो कब हुआ है? यकम जनवरी 16 पे। तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन। और वो डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 16 और 16 32, 16 और 16 32। तो लेजर से कभी नहीं देखना, हमने लेजर बने हुए हैं, मैं नहीं देख रहा वहां। ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे। तो 32 क्या है जी? इसका जवाब क्यों? क्योंकि इसका जवाब यस आया है। तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन यानी यकम जनवरी 16 से 31 दिसंबर 17 तक की डेप्रिसिएशन यहां इकट्ठी हुई पड़ी है, वो कितनी है? 32। तो ये 32 क्या है जी? ये 31 दिसंबर 17 पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। तो अगर ये 31 दिसंबर, ऐसे पर्चे में बैठ के लिखने लग जाना, ये जमानी किया करेंगे। ये तो आपके लिए लिख रहा हूं, आप आज नोट कर लोगे, एक दो बार फिर बोल भी दूंगा, उसके बाद सिर्फ बोल दिया करेंगे पर्चे में, ये नहीं, पर्चे में बस दिमाग के अंदर ये सारी बातें चला के हमने क्लोजिंग को जो है वो ओपनिंग की जगह पे लिख दिया करना। ठीक है ना? बहरहाल ये 32 क्या है जी? 31 दिसंबर 17 पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर ये 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग है, तो यही यकम जनवरी 18 का ओपनिंग। आधे से ज्यादा काम हो गया है इस नोट का। मुश्किल काम यही होता है जिसमें गलती हो सकती है, इसके बाद तो बिल्कुल आसानियां ही आसानियां। यहां तक कोई मसला है तो पूछे।
आपके अलावा? है किसी को कोई मसला? आपको है? नहीं पूछना, नहीं पूछने हैं, पूछना ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है आप। अभी नहीं, थोड़ी देर में जी। यहां तक कोई मसला? बाकी को कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब ये साल शुरू करते हैं ऑफिशियली, 18 वाला साल शुरू करना है। 18 वाले साल में क्या हो रहा है? साल के पहले ही दिन एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन के दिन क्या करते थे? ट्रांसफर की एंट्री क्या थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट यानी माइनस, और एसेट क्रेडिट यानी वो भी माइनस, ठीक है। जमाइयां ले लो तुम, फिर तुम्हें समझ नहीं आती जी। तो 32 रुपए देखो सामने नजर आ रही डेप्शन, वर्किंग में जाने के नोट बना रहे हैं, ओपनिंग निकाल लिया, अब ये अवेलेबल है, ठीक है। तो 32 डेबिट कर दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से, और क्रेडिट कर दो एसेट अकाउंट में। ठीक हो गया? सही है, डन। उसके बाद हो गया एसेट रीवैल्यू? नहीं, अभी ट्रांसफर हुआ है। अब अगला काम करें, सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। सरप्लस है कि लॉस है? एसेट। देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये एसेट अकाउंट है, ठीक है। कॉस्ट अलग, एक्यूमुलेशन अलग नहीं है, बुक वैल्यू पे है, पर ये एसेट है, और ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, और ये प्रॉफिट एंड लॉस। कल क्या लिखवाया था आपको? पीपी का नोट तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस एसेट और एक्यूमुलेशन अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम है। क्या मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने का नाम है, या प्रॉफिट एंड लॉस को? नहीं। इसका मतलब नोट जो है पीपीई का, उसके अंदर सिर्फ दो ही अकाउंट्स आते हैं, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो हमारी वर्किंग में सिर्फ इस लाइन से डिनोट हो रहे होते हैं, बुक वैल्यू वाली लाइन से। ये दोनों हमारे एसेट का अकाउंट नहीं है, एक्यूमुलेशन का अकाउंट नहीं है। फिर रियल सरप्लस का लेजर बनता नहीं है? बिल्कुल बनता है। वो बनेगा, वो शो कहां होता है? इक्विटी में। कहां शो होता है? एसेट्स में तो नहीं ना आता, वो इक्विटी में क्या था ना, शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद, याद आ रहा है आपको? मैंने प्रेजेंट किया था, नहीं तो मैं ओपन करके दिखा देता हूं अगर कहते हो तो। इक्विटी का आइटम था, और इक्विटी के अंदर हम जाके जब स्टेटमेंट इक्विटी बनाना सीखेंगे ना, तो वहां पे इसको फिर देखेंगे, इसका कॉलम आया करेगा स्पेशली, ठीक है। इसका मतलब पीपीई के नोट में इसकी कोई जगह नहीं है, पीपीई के नोट में प्रॉफिट एंड लॉस की कोई जगह नहीं है, ये अपनी अपनी जगह पे जाते हैं। हाँ, कल इंशाल्लाह मैं एक मूवमेंट बनाना सिखाऊंगा आपको रियल सरप्लस की, पर वो पीपीई के नोट की मेन बॉडी में नहीं आएगी, बल्कि वो आगे जाके सब नोट्स के अंदर आएगी, ठीक है। फिलहाल उसको आपने कंसिडर नहीं करना, फिलहाल मेन बॉडी की बात करें तो मेन बॉडी के अंदर ये जब नोट बनाने लगे तो ये दोनों कॉलम साइड पे कर दें, अब रहेगा सिर्फ ये, ठीक है। ये बात इतनी लंबी क्यों की मैंने? मैं कह रहा हूं आपको सरप्लस या लॉस जो आया है उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब एसेट अकाउंट में, यार ये थोड़ा सा तेज करवा दें भाई। एसेट अकाउंट में 382 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी डेबिट हो रहा है। तो एसेट अकाउंट को 382 से जाकर कर देंगे डेबिट। अब क्रेडिट मेरी बला से रिवन सरप्लस हो रहा है, मेरी बला से प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जाए भाड़ में, हमें इससे क्या। हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं पीपीई का नोट बनाने में, छोड़ दो मोबाइल को, हम इस वक्त इंटरेस्टेड हैं पीपीई का नोट बनाने में। तो पीपीई का नोट जो है उसमें सिर्फ एसेट और एक्यूमुलेशन आते हैं, और वो हमारे इस कॉलम में पड़े हुए हैं नेट होकर। तो इसका मतलब एसेट अकाउंट ने 382 से क्या होना है? डेबिट। क्रेडिट किधर होना है? फिलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा पीपीई का नोट इसके बगैर भी पूरा हो जाएगा, मेन बॉडी नोट की, ठीक है। तो फिर पहला काम क्या किया हमने? ट्रांसफर। क्या काम किया जी? पहला ट्रांसफर, एक्यूमुलेटेड डेबिट, एसेट, क्रेडिट। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है। क्या आ रहा है? सरप्लस या लॉस? बस एसेट के कॉलम में 382 क्या हो रहा है? ऐड यानी डेबिट, तो यहां पे आकर लिख दो 382, ठीक है जी। और ये लो जी, बस क्रेडिट कहां हुआ? हमें इससे क्या। रीवैल्यूएशन सरप्लस लॉस लिखने की भी जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब सरप्लस है, ठीक है। ये पॉजिटिव लिखा है ना मैंने 382, अगर लॉस होता तो मैं माइनस लिख देता, ठीक है। एसिड क्या हो रहा है? डेबिट, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ने वाली चीज पॉजिटिव से नजर आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव 382, ये हो गया एसिड डेबिट, डन। सरप्लस क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो और इसको पक्का करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं 14 वाले साल का नोट बना रहा होता, 14 वाले साल में पहले ट्रांसफर की एंट्री करता और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग करने लगता, तो एसेट में क्या आ रहा है? 350 का सरप्लस, तो ये एसेट अकाउंट में क्या करता? डेबिट। क्रेडिट इधर मर्जी होना है, इस वक्त हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सरप्लस रिवन सरप्लस के अकाउंट में जाना है, वही बनाना सीखेंगे, लेकिन फिलहाल पीपी के नोट के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है, मेन नोट के अंदर, ओके। ऐसे ही मिसाल के तौर पर 16 का नोट बना रहा होता, तो ये कम 16 पे खड़े होकर मैं पहले ट्रांसफर करता, और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग करनी होती, तो सरप्लस है लॉस है, लॉस। एसेट का अकाउंट क्या करता? 462 से माइनस डेबिट जिधर मर्जी होना है, ये क्रेडिट लिख देना था, डेबिट जहां मर्जी होना है, पीपीई के नोट के अंदर मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। बात समझे हो? ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई है। अब यकम दिनी 16 पे आपने क्या किया? ट्रांसफर और सरप्लस है लॉस की रिकॉर्डिंग, डन हो गई रिवैल्यूएशन। अब ये रेंट पे आए, क्या करना है? 18 का साल चल रहा है ना जी, क्या है जी?
43 की डेप्रीसिएशन। एंट्री क्या होती है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्शन। अब डेप्शन एक्सपेंस कहां डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेप्शन एक्सपेंस कहां डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में। उसका दूसरा इंपैक्ट अक्यूमुलेटेड डेप्शन में क्रेडिट होता है। ये दूसरा इंपैक्ट हमने यहां पे दिखाना होता है, ठीक है ना? डेप्शन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये 43 डेप्शन एक्सपेंस 43 था ना? बोलो सवाल में कोई एडिशन है जी? कोई डिस्पोजल? अब इधर देखो क्लोजिंग, ये निशानी है। अगर आपका एसेट वाला सेक्शन लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है तो ये निशानी है अकल वालों के लिए कि आपका सवाल सही है। यही कहा था ना हमने, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो तो एसेट अकाउंट क्या शो करता है? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट कर रहा है जो, ठीक है। और क्या आता है जिसका आंसर? 43। अब अगर 43 है तो ये 43 सिर्फ क्यों है? सिर्फ एक साल की डेप्शन क्यों आ रही है? साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू हुआ था तो सारी डेप्शन एलिमिनेट हो गई थी जितनी भी पड़ी थी, ठीक है। अब इस साल में सिर्फ एक साल की डेप्शन होनी है और वो कितनी है? 43। अब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन करो, 550। ये बुक वैल्यू है, ये आपकी वर्किंग के क्लोजिंग से मैच करेगी। ये सवाल के सही होने की निशानी है, ठीक हो गया। कौन सा मॉडल यूज किया आज आपने? रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। मेथड ऑफ डेप्शन कौन सा यूज किया है? स्ट्रेट लाइन। लाइफ यूज किया या रेट? लाइफ। अच्छा अब देखो, ओरिजिनल लाइफ तो 20 थी, फिर 18 भी हुई, फिर 16 भी हुई, अब 14 भी है। हम 20 यूज करें, 18 करें, 16 करें, 14 करें? जो इस साल में यूज किया ना लेटेस्ट वाली, बस वही लिख देना। जो इस साल डेप्शन एक्सपेंस नजर आ रहा है 43, उसके लिए क्या यूज किया आपने? 14 ईयर्स, तो बस 14 ईयर्स ही लिखो। रेट और तो रेट लिख देते, ठीक है। ये है पीपीई का नोट। कोई मसला है तो पूछ लें। सेम इस वजह से है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, हर क्वेश्चन में नहीं ऐसा होगा। कौन सा? अगर ये एसेट 31/17 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्या पड़ा होगा? डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से 31/17 तक की डेप्शन। तो ये एसेट रीवैल्यू हुआ था यकम जनवरी 16 पे, तो यकम जनवरी 16 से 31/17 तक यहाँ पर पड़ी होनी चाहिए। और वो हमने सवाल में यहाँ से देखी तो थी, यकम जनवरी 16 से 31/17 के दरमियान जो डेप्शन है वो 16 और 16 32 है, तो यही आ रही, ठीक है। सवाल करो, अगर मुझे रेलेवेंट लगा तो जवाब दूंगा। मुझे यहाँ मैंने डेटर से लेजर से ही बनाया, तो मुझे अभी हाँ वो करना है फ्रीक्वेंट, और इसी क्लास में करना है अभी कोशिश करके। अच्छा जी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग ऑब्जेक्शन को नेट करें तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आ जाती है। लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन जरूरत नहीं। ओपनिंग क्या लिख देते हैं? नहीं 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 नहीं, एसेट अकाउंट अलग है, एक्यूमुलेशन अलग है। कैसे कह सकते हैं आप ये बात? एसेट अकाउंट अलग से कॉस्ट शो कर रहा है, रीवैल्यू अमाउंट शो कर रहा है, डेप्शन अलग पड़ी हुई है। वो तो सिर्फ हमने ट्रांसफर करके इस दिन रीवैल्यू करना था, रीवैल्यू करने के बाद दोबारा से वो अलग ही पड़ा है, डेप्शन अलग ही पड़ी हुई है। तो हमने अलग अलग बनाए हुए। बुक वैल्यू पे तो नहीं बनाना कभी भी, बुक वैल्यू पे लेके जाना है और फिर फौरी तौर पे रीवैल्यू करके उसको रीवैल्यू अमाउंट पे रख लेना है, डेप्शन फिर अलग है। अच्छा जी सुने, ये ट्रांसफर है और ये डेप्रीसिएशन है। मैंने कल फॉर्मेट में भी ऐसा ही किया और आज पहले सवाल में भी ऐसा ही किया कि ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखा फिर डेप्रीसिएशन। क्या हमेशा ऐसे ही करना है? स्टैंडर्ड में कोई मान्यता नहीं है, आप तरतीब जो मर्जी कर लें। ओपनिंग के बाद आप ट्रांसफर लिख लें, फिर रिवर्जन लिख लें, फिर एडिशन लिख लें, फिर डिस्पोजल, कोई मसला नहीं है। आप ओपनिंग के बाद पहले एडिशन लिख लें, फिर डिस्पोजल लिख लें, फिर ट्रांसफर, कोई मान्यता नहीं है, कोई तरतीब जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए एक छोटी सी टिप है, एक जुगाड़ है, एक फायदे की चीज है जिससे आपको थोड़ा आसानी हो जाया करेगी सवालों में। वो जुगाड़ अपने पास लिख लें, यहाँ पे स्टार लगाएं और सफे के टॉप पे आप लिखें एक जुमला कि अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हुआ करेगी, अगर रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर होगी, अगर रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन एक्डेप, तो एक्डेप एक्यूमुलेटेड डेप्शन पूरा ना लिखना, टाइम बचेगा। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले सेक्शन में, इसकी बात कर रहा हूं, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले सेक्शन में ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर फिर डेप्रीसिएशन लिखना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन वाले सेक्शन में पहले ट्रांसफर फिर डेप्रीसिएशन लिखना। अगर रिवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर होगी तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन वाले सेक्शन में ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर
फिर डेप्रिसिएशन लिखना। तो ठीक है, इससे फायदा हो जाएगा, कोई फर्ज नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं कहा, उस्ताद ने कहा है, फायदा हो जाएगा इससे। एक गलती जो है उसके चांसेस जरा कम हो जाते हैं। ठीक है, ये इंशाल्लाह अभी अगले सवाल में आपको पता लग जाएगा जब एंड ऑफ द ईयर इवैल्यूएशन होगी। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर के लिए आपको क्या उसूल लिखवाया? ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन। तो अगर यही ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन चली जाए तो क्या करोगे? पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। ये लिखना चाहो तो चाहे लिख लो, ठीक है, वैसे तो एक बात याद हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो एक्यूमुलेशन वाले सेक्शन में ओपनिंग के बाद ये पूरी बात चाहे ना लिखो, उसी कंटिन्यूटी में अगर लिखना है तो ऐसे लिख लो। जरा मैं दोबारा बोलता हूँ, जरा जुमला सामने रखें ना, जरा चुप करके सुने। अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होगी तो एक्यूमुलेशन, ये पहले लिख लिया हुआ है, तो एक्यूमुलेशन वाले सेक्शन में ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन लिखना। और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी, और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी तो लिख लो, तुम अगली बार लिखोगे। पेन नहीं है तो मांग लो किसी से। अजीब आदमी यार, कब से बैठो मुंह उठा के, दो यार इसको पेन भाई, कोई ग्वांडी वांडी। और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन होगी तो पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर लिखना, पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर लिखना। ओके, ये थोड़ी देर फायदा पता लग जाएगा। यार दे दो इसको पेन भाई कोई। जी क्लास में भाई साहब क्या करने आए हैं आप? एंजॉय करने आए हैं? वो कल एक भाई आए थे पहला दिन, वो कहाँ गए? किधर है वो? हाँ, टोपी उतार के छुपने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे कैसे छुपोगे? कुछ समझ, तुम मिलने ही आए मुझे क्लास के बाद। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये देखें जी, ये मैंने से कहा था कल मिलने आए, मिलने नहीं आया मुझे। आ जाओगे हैं? अभी फौरन क्लास के बाद मेरे साथ साथ बैठ जाओ। हाँ जी, अब अगला सवाल करते हैं, ईयर एंड रिवैल्यूएशन वाला। अठारह नंबर तक तो आ जाता है, 18 से 20 भी हो जाते हैं। हाँ, 17 से 19, 18 से 20 नंबर का आता है सवाल। ये सिर्फ नोट, इसके अलावा तो हर टॉपिक में ये घुसा ही हुआ है आगे 16। और अब अगले जो 3-4, यानी कि हमने इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं। जैसे प्लीज, जैसे IAS 36 है, कुछ 4-5 दिन लगते हैं। IAS 23 है, कुछ 7-8 दिन लग जाते हैं। फिर IAS 20 है, 3-4 दिन उस पर। IAS 40 है, 4-3-4 दिन उस पर। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, यानी कि जो मिला जुला के को 15 से 20 दिन में सारे ही हो जाते हैं, वो भी बंच ही है इसके साथ। ये 5 के 5 मिलकर ही अक्सर टेस्ट होते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो ये अराउंड 40 to 45% मार्क्स जो है पर्चे के अंदर इसमें पड़े होते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, मैं समझता हूँ। 18 को नंबर का इसका अपना सवाल आता है, उसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? कैश फ्लो के सवाल में भी इसकी एडजस्टमेंट मिलेगी आपको, आपको IAS 8 के सवालों में भी इसकी एडजस्टमेंट मिलेगी, आपको करेक्शन ऑफ एरर के सवाल में भी इसकी एडजस्टमेंट मिलेगी, आपको NPO के सवाल के अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट मिलेगी। इसने आपकी जान को नहीं छोड़नी। तो जब हर टॉपिक के अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट आएगी तो हर टॉपिक में 1-2 नंबर साथ ही चल रहे होते हैं इसके भी। तो मेरे हिसाब से तो ये जो 20-22 लेक्चर्स लगाए जाते हैं, ये कोई इसको हल्का लेने वाले या जो इस टॉपिक को हल्का लेते हैं वो फिर सारा FAR 1 परेशान ही रहते हैं। और जो इसको टिका के कर लेते हैं वो हर टॉपिक के अंदर जब भी आता है वो 1 मिनट से इसकी एडजस्टमेंट 1 मिनट के अंदर कर लेते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस इतनी है, मैं समझता हूँ अराउंड 30 मार्क्स तो कम से कम सिर्फ IAS 16 के होते ही हैं हमारे पर्चे में, मोर और लेस। ठीक है ना, अपना सवाल अलग और हर जगह इसकी टांग अलग। ठीक है, उसके बाद फिर 36 इसी के साथ मिक्स हो जाता है, 20 इसी के साथ मिक्स हो जाता है, 23 अक्सर इसी के साथ मिक्स हो जाता है, जो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारा बंच मिला के को अराउंड 40 to 45 मार्क्स का, ये अब से ऑनवर्ड्स को 15 से 20 दिन के अंदर अंदर हम ये सारे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये अराउंड 40 to 45% मार्क्स होते हैं। उसके बाद फिर टॉपिक्स जो है उन पर टाइम कम लगता है, मार्क्स जरा ज्यादा होते हैं। ये सबसे लेंथी, मैंने बताया था सबसे ज्यादा टाइम इस टॉपिक में लगता है। लेकिन बोर तो अभी नहीं हुए ना, बस अब 1-2 दिन बाद जब बोर होना शुरू करोगे तो मैं छोटी मोटी चीजें इसकी पेंडिंग कर देता होता हूँ, फिर वो साथ साथ। तो एक दिन छोटा सा काम रहेगा जी, फुल डेप्थ ऐसे का सवाल रहेगा जी, चलो आज ये कर लेते हैं, जितना टाइम मिला ऐसे करके फिर कर लेते हैं। 20-22 दिन तक मेन काम इसका हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, SQL ये होमवर्क में था जी, क्वेश्चन 64। देखें जी, मैंने कहा सबसे पहला काम क्या करना है, ये फॉर्मेट बनाना है आप। सबसे पहला काम ये फॉर्मेट, SQL नोट्स ऑफ स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 17, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, क्लोजिंग। चुप करके बना लो, कोई और चीज आनी नहीं है इसके अलावा। फिर ओपनिंग, डिस्पोजल, क्लोजिंग, रह गया ट्रांसफर और डेप्रिसिएशन। एक उसूल लिखवाया थोड़ी देर पहले, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन। इस सवाल में तो ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन है, तो पहले क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, फिर अभी फायदा पता लग जाएगा इसका। बाकी कोई ना करे ऐसे तो उसकी मर्जी है, ये सिर्फ उस्ताद का मशवरा है, एक टिप है, एक जुगाड़ है फायदे के लिए, कोई स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई ना लिखना चाहे तो ना लिखे। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन तो पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन। बाकी मिड ऑफ द ईयर हो, एंड ऑफ द ईयर हो, मिड ऑफ द ईयर का सवाल करना है किसी दिन, हम कर लेंगे, छोटा सा 10 मिनट का काम है। ठीक है,
स्टार्ट ऑफ द ईयर के अलावा किसी भी दिन रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिसिएशन लिख लेना, फिर ट्रांसफर, ठीक है जी। नॉर्मली प्रैक्टिकली भी या स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन होती है या एंड में, ठीक है ना। लेकिन मिड ऑफ द ईयर कारण लेंगे सवाल, कहीं सवाल हमें करा दे तो कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिकली जो है वो मतलब आप इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो देखेंगे नॉर्मली जो वो साल के शुरू या एंड पे ही होती है, प्रैक्टिस ही होती है उसकी, ठीक है। एनीवेज ये जी हमारे नोट की मेन बॉडी बन गई, कोई मसला इसमें। ये आपने जितनी क्विकली हो सके, अभी आगे ना 2 से 3 दिन हमने इस नोट पे लगाने हैं, कल का दिन, फिर एक दिन और, शायद एक दिन और, यानी कि आज के अलावा 2 से 3 दिन, फिर इस नोट को रोक देंगे। लेकिन ये फिर भी रुकेगा नहीं, क्यों? मैं उसके बाद आइए 36 शुरू करूंगा, 3-4 दिन में पूरा होगा, उसके सवाल अलग करेंगे और फिर आपको एक सवाल टेस्ट में या होमवर्क में मिलेगा जिसमें फिर आपने नोट बनाना होगा, उस नोट में बाकी सारा भी होगा, आइए 36 भी मिक्स होगा। फिर आइए 73 पढ़ेंगे 8-9 दिन लगा के, उसके सवाल पास पेपर के अलग करेंगे, फिर जब वो मुकम्मल होगा फिर आपको टेस्ट में या क्लास वर्क के होमवर्क के अंदर एक सवाल मिलेगा नोट का, जो जाहिर है करवाया भी करूंगा, वो पूरा नोट बनाओगे, बीच में IS-23 भी मिक्स हुआ पड़ा होगा। फिर IS-20 करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट, अब वो टॉपिक पूरा करने के बाद उसके सवाल अलग करेंगे, फिर एंड पे आपको एक टेस्ट में या होमवर्क में सवाल मिलेगा जिसमें फिर नोट बनाएंगे, उसके अंदर गवर्नमेंट ग्रांट मिक्स हुआ पड़ा होगा। तो ये IS-16 का PPE का नोट जो है, ये समझ लो कि अगले 15-20 दिन भी चलते रहना है, लेकिन ये 3-4 दिन के बाद इसकी जरा फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो जाएगी कि हफ्ते बाद एक नोट आ जाया करेगा आपकी जिंदगी में, और फिर ये चलता रहेगा आगे हर टॉपिक के बाद मिक्सचर के साथ। तो इसका मतलब कोई 5-6 नोट में क्लास में बनवाऊंगा, लेकिन शायद 2 से 3 नोट यहां बनाकर एक बार फिर अगले टॉपिक्स पे हमें जाना पड़े, ताकि हम ये जो इंटीग्रेटेड टॉपिक्स होते हैं ना, इनको भी साथ साथ तैयार करें। आइए 36 और 16 मिक्स हो रहा है, 23 और 16 मिक्स हो रहा है, 20 और 16 वो मिक्स करना तो यहीं भी सीखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग चलेगी। ओके, अच्छा जी, दरवाजा खुल रहा है, आप लोग उधर देख रहे हैं, कोई वजह है इसकी? चौकीदारों, अच्छा जी। अब नोट किस साल का बना रहे हैं जी? 31 दिसंबर 17 का। ओपनिंग किस दिन के चाहिए होंगे फिर? 1 जनवरी 17 पे। लेकिन इनको कैलकुलेट किस दिन करेंगे? बिल्कुल वैसी लाइन खींचो भैया, देखो ऐसे 31 दिसंबर 16, एक दिन पहले ये खड़े हो गए आप, 31-16 के ऊपर खड़े हैं आप, ठीक है। अब 31-16 पे खड़े होकर आपने क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं एसिड के और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। अब देखो वो लंबे सवालों से जरा छोटा कर दिया सवालों को जी। सवाल, क्या ये एसिड 31 दिसंबर 16 या उससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ? अब सवाल के पास जाएंगे तो 31 दिसंबर 16 या उससे पहले ये रिवैल्यू हुआ है, किस दिन हुआ है? 31 दिसंबर 15 पे। तो फिर एसिड अकाउंट में क्या पड़ा होगा? 31 दिसंबर 15 वाली रिवैल्यूड अमाउंट, यानी 208, ठीक है। और अगला सवाल, अगर ये एसिड रीवैल्यू हुआ है कभी, तो फिर एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इसकी डेट ऑफ, ये लास्ट वाली रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ, ये डेट ऑफ सेल कह रहा हूं, 31 दिसंबर 16 तक की डिडक्शन पड़ी होगी, ठीक है, वो ये सिखाया है। अब लास्ट रिवैल्यूएशन किस दिन हुई है? 31 दिसंबर 15 पर, और हम खड़े हैं 31 दिसंबर 16 पर, तो फिर 31 दिसंबर 15 से 31 दिसंबर 16 तक की डिडक्शन एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी हुई पड़ी होगी। बोलो, ये मिलेगी हमें कहां से? वर्किंग में से, वर्किंग में से। ये वर्किंग है जी हमारी। 31 दिसंबर 15 पे ये एसिड रीवैल्यू हुआ है, तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर 31 दिसंबर 15 से 31 दिसंबर 16 के दरमियान जितनी डिडक्शन है वो, ये की डिडक्शन है कितनी? 35। ये 35 की डिडक्शन 31 16 पे एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। क्यों? देखो 31 दिसंबर 15 तक की डेप्रिसिएशन तो वैसे ही एलिमिनेट होकर खत्म हो चुकी है, तो 31 दिसंबर 16 में खड़े होकर जब हम देखेंगे एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, तो वो 31 दिसंबर 15 से 31 दिसंबर 16 के दरमियान वाली डिडक्शन ही होगी ना। और वो कितनी, एक साल गुजरा है तो एक साल की ही डेप्रिसिएशन होगी, कितनी है जी? 35। तो 31 दिसंबर 16 पर एक्यूमुलेटेड डिडक्शन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा जी? 35। लो भाई, लो भाई, लो भाई, लो भाई, आगे भाई, आगे ये आगे हमारे बैलेंसेस 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए हैं जी। लो भाई, तो 208 31 दिसंबर 16 का अगर क्लोजिंग है तो यही 1 जनवरी 17 का ओपनिंग एसिड का। 35 अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्लोजिंग है 31 दिसंबर 16 पे, तो यही 1 जनवरी 17 का ओपनिंग बन जाएगा। नहीं नेट करके लिखना, नेट करके नहीं लिखना, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग ही रखना है। ओके, लो भाई, अब 17 का साल शुरू हुआ चाहता है लाहौर से गिरदो नवा में, बाकी शहरों वाले अपने टाइम के हिसाब से साल 17 को शुरू कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ जी बोले, 17 का साल शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है 17 में? जाग रहे हो ना? रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन रीवैल्यू हो रहा है 31 दिसंबर 17। इसका मतलब पहले करेंगे डेप्रीशिएट, फिर करेंगे रीवैल्यू। अब 17 के साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? वही 35 ही होनी है भाई जी। 31 दिसंबर 17 के साल की डेप्रिसिएशन देखो, 35 एंट्री बोलो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, अक्यूमुलेशन हमारे नोट में क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ये फायदा है एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन वाले सवाल में पहले डेप्रिसिएशन लिखने का। एक मिनट सब्र कर दो। अब 31 दिसंबर 15 पे ये एसिड क्या होने जा रहा है? रीवैल्यू।
रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर क्या करते हैं? पहला काम ट्रांसफर और दूसरा सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। ट्रांसफर करना है तो कितना बैलेंस इकट्ठा हो चुका है? 35 नहीं है, अब 70 है। इसलिए कहा था आपको फायदा हो जाएगा, एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्शन लिख लो फिर ट्रांसफर। ओके, यकम जनवरी 17 पे ओपनिंग 35 निकल आया, समझ आती है। अब 17 के साल में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? 35 का डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट की एंट्री पड़ी, डन। अब 31 दिसंबर 17 पे एसेट पहुंच गया। अब 31 17 पे इसको क्या करना है? रीवैल्यू। तो पहला काम क्या करोगे? ट्रांसफर के लिए डेप्शन अकाउंट अकाउंट के अंदर कितना डेप्शन का बैलेंस पड़ा हुआ है? 35 या 70? 70 इकट्ठा हो गया ना, ठीक है। तो 70 को क्या कर देंगे? ट्रांसफर। फिर मैंने ये कहा, इसलिए मैंने कहा था कि अगर एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले डेप्रिसिएशन लिखो फिर ट्रांसफर, ताकि ओपनिंग प्लस इस साल की डेप्शन इकट्ठी होकर ईयर एंड तक जो फिगर निकलनी है वो आपके सामने आ जाए इजीली। आप अगर आप पहले ट्रांसफर लिखते तो हो सकता है कंफ्यूज होकर आप 35 को ट्रांसफर कर देते, जो कि गलत होता, ठीक है। अब बताओ 31 दिसंबर 17 तक ये एसेट कितना डेफिसिट हो चुका है? 35 और 35 70। अब 31 दिसंबर 17 पे इसको क्या करना है? हमने ट्रांसफर करना है एसेट अकाउंट में, ताकि एसेट अकाउंट उस पे आ जाए बुक वैल्यू पे। तो फिर एंट्री बोलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 70 से, एक्यूमुलेशन डेबिट 70 से अब नील हो गया बैलेंस, एलिमिनेट हो गया ना 31 दिसंबर 17 पे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ठीक हो गया जी। उसके बाद सरप्लस है, लॉस की रिकॉर्डिंग है। हाँ भाई बोलो, सरप्लस है कि लॉस है? सरप्लस है। 29 से एसेट का अकाउंट क्या हो रहा है? एसेट बिल्डिंग। 29 से क्या हो रहा है? डेबिट क्रेडिट, मेरी बुला से जहां मर्जी जाता रहे, मुझे उससे क्या, ठीक है। तो 29 से एसेट को कर दो डेबिट, डन। कोई एडिशन है जी? कोई डिस्पोजल? बोलो जी क्लोजिंग। ये 167 यहीं से बता देगा आपको, सवाल सही है। ये देखो, ठीक है। 17 की लेटेस्ट रिवॉर्ड अमाउंट क्या है? 167। एसेट अकाउंट भी वही शो कर रहा है 167, ठीक है। डिस्पोजल तो कोई है नहीं, और एक्यूमुलेशन का बैलेंस कितना आ रहा है? ये क्यों हो गया? ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो क्लोजिंग बैलेंस जीरो आता है। जिस दिन आपने घर पे लेजर बनाया था तो अगले दिन मैंने आके ये कहा था, काबिल जिक्र बात हुई होगी, एक्यूमुलेशन का बैलेंस रीवैल्यूएशन वाले साल में जीरो आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि साल के एंड पे रीवैल्यूएशन होती है, ठीक है। तो फिर क्लोजिंग भी कितना बनेगा? 160, जीरो नहीं 160, बुक वैल्यू 167, और ये वर्किंग से मैच भी कर रहा है, देखिए, ठीक है, समझे हो? ओके जी बेटा, आपका क्वेश्चन। हाँ नहीं, अगर एडिशन इस साल में तो ओपनिंग में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब अगली बात है कि रीवैल्यूएशन में कौन से एसेट आएंगे, वो सवाल खुद बताएगा। अगर इस साल में कोई एडिशन हो रहा है और आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करनी है, तो फिर देखना होगा, सवाल बताएगा कि ओपनिंग वालों को रिवैल्यू करना है या एडिशन को भी। एडिशन को ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस दिन उसकी फेयर वैल्यू की कॉस्ट होती है। खैर, ईयर एंड पे पहुंच गए हैं, रिवैल्यू करना है। कोई पहले से चले आ रहे थे, कोई इस साल खरीदे हैं, किसको रिवैल्यू करना है किसको नहीं, ये सवाल बताएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, खुद से कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सही है ना? अभी वैसे ऐसी कोई बात सवाल में है नहीं अभी तक, जब आएगी तो फिर देखेंगे। नहीं होता, हो रहा हूँ साइड पे, या अल्लाह इस टेबल पे रहम फरमा। अच्छा जी, इधर देखें, ये ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, कोई नहीं, उसूल सेम ही रहे हैं, सिर्फ फर्क ये पड़ा है इस साल में, साल के आखिर में जो रिवैल्यूएशन हुई है तो एक्यूमुलेशन का बैलेंस क्या आ रहा है? जीरो। और हमने सिर्फ एक चेंज किया, ओपनिंग के बाद पहले डेप्शन लिखा फिर ट्रांसफर, बाकी तो सब वैसे ही किया। यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन थी तो डेप्शन में कुछ बैलेंस, एक्यूमुलेशन के अंदर कुछ बैलेंस आ रहा है, और बाकी हमने यहाँ पे पहले ट्रांसफर लिखा फिर डेप्शन। ये दोनों सवाल आमने सामने हैं। आमिर भाई पहले इधर एक फ्रेम लगाएं और 5 सेकंड बाद फिर उस तरफ भी यही फ्रेम लगा लें। यहां तक कोई मसला तो नहीं है? अभी उधर नहीं गए आप? जी बोले जी। अच्छा बच्चों, सही कह रहे हैं भाई। रुपीस सवाल के अंदर देखे बताओ, मिलियन है, बड़ी चोरी फड़ी वैसे मेरी। रुपीस इन कम करा लिया मेरे को, है तुम, ये भी मिलियन में है, इसके ऊपर खुद लिख लो। ये रुपीस इन मिलियन लिखने की कोशिश की है मैंने।
जी इन दोनों सवालों में कोई क्वेश्चन है तो पूछें, इन दोनों सवालों में कोई सवाल है तो पूछें। नहीं है, चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? चलें जी, फिर अब एसेट्स को बेचते भी हैं। बातें ना करें प्लीज बेटा, प्लीज बातें ना करें। केएल का नोट बनाते हैं जी, और देखें फटाफट कोई चीज जो बनी है वो क्या है, फॉर्मेट। ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर आप लोग घर से करके आए, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं टाइम देने की। कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया था? सही सही करना तो कभी भी सवाल नहीं होता मेरा। नहीं, बाकी बच्चों ने अगली बार जब ये पेपर देना तब करना है अटेम्प्ट। किस किसने नहीं अटेम्प्ट किया हाथ खड़ा करें। नहीं अटेम्प्ट किया हाथ खड़ा करें। ये जिन्होंने अभी थोड़े पहले हाथ नहीं खड़े किए थे वो अब हाथ खड़ा करें, जल्दी करें शाबाश। नहीं अटेम्प्ट किया, दोबारा सवाल, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है? अच्छा हाथ नीचे करें, कितनों ने नहीं अटेम्प्ट किया? अब कुछ बच्चों ने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया, अब मैं उनको खड़ा कर दूं, क्लास से निकाल दूं? कुछ जवाब तो दिया करें सर, साढ़े लो जवाब दो। ओके ठीक है जी, अगली बार कोई बात नहीं, अगली बार सर अगली बार कर लीजिएगा जी। बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाएंगे, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, क्लोजिंग। ओपनिंग, अब चूंकि केएल वाले सवाल में स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, इसलिए मैंने पहले ट्रांसफर लिखा है, फिर डेप्रिसिएशन। इससे फायदा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ताकि कोई ना माने इस बात को तो उसकी मर्जी है, कोई मसला नहीं, अपनी मर्जी करे वो। ओपनिंग, ट्रांसफर, डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल और क्लोजिंग, ठीक है जी। शुरू करते हैं जी। नोट बना रहे हैं 31 दिसंबर 16 के साल का, तो ओपनिंग बैलेंस किस दिन चाहिए होगा, यकम जनवरी 16 पर। एसेट अकाउंट का भी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन बार बार एक काम करना इसलिए होता है कि पक्का हो जाए अब आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट आ गया, अब पक्का भी तो करना है उसको। यकम जनवरी 16 की बजाय कि आप किसके ऊपर खड़े होंगे, 31 दिसंबर 15 पे खड़े होंगे। और 31 15 में खड़े हो गए आप। अच्छा, अब ये जो अंग्रेजियां और उर्दू है ये नहीं लिखनी, पर्चे में जबानी करना है। मैं भी आहिस्ता से देखने कम करता आ रहा हूँ। अब इस बार सवाल सिर्फ करेंगे जबानी जबानी, ठीक है। 31 दिसंबर 15 पे आपने ये दो क्लोजिंग निकालने हैं, तो आपने सवाल से क्या सवाल करना है, क्या ये एसेट 31, देखो अभी तक मैंने कोई लेजर कोई एंट्री नहीं देखी, हम नोट डायरेक्ट बना रहे हैं। ये डिस्पोजल का भी नोट डायरेक्ट बनेगा इंशाल्लाह, वर्किंग से ही बनेगा, ठीक है। तो हम सवाल करेंगे, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ। अब सवाल से जाकर देखेंगे तो ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ। ये थोड़ा डिफरेंट था ना यूएल से, इसलिए मैंने ये करवा दिया। यूएल तो आप इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लूंगा उसको भी, लेकिन जिन बच्चों ने इसको नहीं किया अटेम्प्ट, जाहिर सी बात उन्होंने यूएल को भी नहीं किया होगा, तो ये दोनों सवाल कंप्लीट कीजिएगा बहरहाल। अच्छा, तो हमने सवाल किया, सवाल से कि भाई सवाल, क्या ये एसेट 31 दिसंबर 15 या उससे पहले कभी रीवैल्यू हुआ है। सवाल का जवाब आ गया नहीं, नहीं हुआ। हमने कहा अच्छा, अगर ये एसेट 31 दिसंबर 15 उससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट में एसेट की कॉस्ट पड़ी होगी। एसेट की कॉस्ट है 200 मिलियन, ठीक है जी। 200 मिलियन एसेट की कॉस्ट है, तो 31 दिसंबर 15 पर एसेट अकाउंट के अंदर 200 पड़ा होगा। अब अगर ये एसेट कभी भी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर कितनी डेप्शन पड़ी होगी, डेट ऑफ परचेज, पैदाइश के दिन से लेके 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन। अब ये फिगर ढूंढने के लिए देखो, हर बार मैंने वही काम किया है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी बेटा कि हम किसी सवाल, किसी टॉपिक के अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि हर सवाल का फॉर्मेट डिफरेंट हो, बल्कि हम हर टॉपिक के अंदर जो सवाल है ना, उस हर सवाल को एक तरीके से करेंगे, ताकि आपको कभी ये ना हो कि आइए 16 का सवाल पीपी का आगे शुरू कहां से करना है। अब देखो मैं तीसरा सवाल कर रहा हूं इस वक्त आपके सामने, और तरीका किसी में भी नहीं बदला। कैसे शुरू करना है, फॉर्मेट बनाना है, ओपनिंग कैसे निकालने, हर एक के बारे में एक जैसा काम चल रहा है। ऐसे ही हर टॉपिक के अंदर चलेगा, ठीक है ना। बस पढ़ते रहिएगा काइंडली जी। तो अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर यकम ये डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन पड़ी होगी। तो इसके इस फिगर के लिए हम कहां आते हैं, वर्किंग में। हम वर्किंग में आए और हमने देखा 31 दिसंबर 15 तक लाना है यकम जनवरी 10 से। तो वो सारी वर्किंग वैसी डिटेल नहीं की थी हमने, वैसे ही शॉर्टकट ऑलरेडी किया हुआ है। ये 60 रुपीज की डेप्रिसिएशन जो है, ये यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन है जो एक्यूमुलेट हुई पड़ी है एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 60, ठीक हो गया जी। ये 60 कैसे आया जी, डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 15 तक का डेप्शन का बैलेंस, क्योंकि ये एसेट इससे पहले कभी रिवैल्यू हुआ ही नहीं। अगर होता तो उस दिन तक डेप्शन एलिमिनेट होकर जीरो हो जाया करती थी, यही सिखाता आ रहा था, ठीक है। ओके, अब ये दोनों क्लोजिंग्स पर्चे में ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस जब याद हो जाए तो बस ये खुद ही कैलकुलेट किया करेंगे, जबानी जबानी वर्किंग से देखकर चीजें और लिख लिया करेंगे, ठीक है। ओपनिंग में बहरहाल 200 एसेट अकाउंट में ओपनिंग आ गया, और 60 जो है वो अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, ठीक हो गया जी। ओके, अब 50% काम जो होता है ना वो यहाँ पे हो जाता है।
ठीक है, इसके बाद कोई गलती के चांसेस रह नहीं जाते। चलिए अब आगे। अब 16 का साल ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होते ही एसेट हमारा खैर से रीवैल्यू हो गया। यकम जनवरी 16 पर एसेट रीवैल्यू होकर 480 पे चला गया। तो वर्किंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वर्किंग के बगैर तो हमारा ना नोट बनता है ना लेजर, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वर्किंग में आए, यकम जनवरी 16 पे एसेट रीवैल्यू करना है तो एसेट अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या करना है हमने, ट्रांसफर। अब यकम जनवरी 16 पर ट्रांसफर की एंट्री करने के लिए अगर नोट बना रहे हो तो ऑलरेडी ओपनिंग निकाला हुआ है, इधर से देखने की जरूरत भी नहीं, वैसे 60 ही है, लेकिन आपका नोट ही बता रहा है कि डेट ऑफ रीवैल्यूएशन अगर यकम जनवरी 16 है तो यकम जनवरी 16 पे अक्यूमुलेटेड एसेट का बैलेंस कितना पड़ा, 60। सही है ना, समझ आ रही है सबको? तो 60 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट करो और 60 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। हो गया जी ट्रांसफर। उसके बाद सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है। सरप्लस है कि लॉस है? सरप्लस है कि लॉस है? सरप्लस है। 340 का सरप्लस आया, डेबिट हो रहा है एसेट अकाउंट में, क्रेडिट जहां मर्जी हो, फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं, हम वक्त आने पे इसका इंटरेस्ट भी शो कर देंगे जी। तो कितने से जी, 340 से एसेट हो गया, ठीक हो गया। अभी इसको फाइनल ना करो क्योंकि आज डिस्पोजल है, माना एडिशन नहीं है बट डिस्पोजल तो है, ठीक है, अभी रुक जाए। खैर यहां तक कोई मसला है तो बताएं। यहां तक तो नॉर्मल सवाल था, बस करते क्या थे पिछले 2 सवालों की तरह, सिर्फ इस साल के डेफिनेट एक्सपेंस को डालते थे और क्लोजिंग निकल आते थे, लेकिन आज डिस्पोजल भी है। ठीक है, अब मैंने आपसे अर्ज किया कि अगर हम पीपीई का नोट बना रहे हो तो हमें इंटरेस्ट होता है सिर्फ इस कॉलम के साथ, ऐसे ही है, सही है, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस से कोई सरोकार नहीं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले इस 5 रुपए की एंट्री करवाएं, 5 रुपए की एंट्री करवाएं। 5 रुपए की एंट्री क्या है? मैं एंट्रीज देखना भी नहीं पसंद कर रहा, मुझे पता है कि ये एंट्रीज पड़ी हैं, आप 1 मिनट में देख लेंगे, नहीं, लेकिन नहीं, लेजर से या एंट्री से नोट बनाया तो क्या बनाया है? हम बनाएंगे वर्किंग से डायरेक्ट इस नोट। ठीक है, ओके जी। 5 रुपए की एंट्री, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, डन हो गया। उसके बाद ये 4 रुपए की एंट्री तो है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ना एसेट को हिट हो रहा है ना ही अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसलिए ये 4 की एंट्री जहां होनी है वहां करना। फिलहाल रिक्वायरमेंट है पीपीई का नोट बनाना है, इसमें मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, डन, सही है। वरना रिटेन्ड अर्निंग्स में इसने क्रेडिट होना है, सरप्लस से डेबिट होना है, लेकिन वो दोनों लेजर्स फिलहाल हमारा जो है वो मकसद नहीं है, हमारा रिक्वायरमेंट भी तो देखना है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? पीपीई का नोट बनाना है। इस वक्त मैं इस 4 में इंटरेस्टेड नहीं, हाँ कल इंशाल्लाह मैं एक मूवमेंट बनाऊंगा फिर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, फिलहाल छोड़। ठीक है, नेक्स्ट। ये 283 याद है, मैंने कहा था बड़ा खतरनाक है। ये सादा नजर आने वाला 283 जो है ये इतना सादा है नहीं, ठीक है, ये मीसना है, मीसना। ओके, ये 283 बेसिकली बुक वैल्यू है। ये क्या है? बुक वैल्यू है। इस वर्किंग में तो ये बुक वैल्यू ही आएगी, लेकिन हमारे पास एंट्री थोड़ी सी ऐसे देख लेते हैं, ऐसे थोड़ी देर के लिए, जरा पहली दफा है ना, ये देखो, ये 288 से एसेट अकाउंट में से 288 माइनस क्रेडिट होना है, रीवैल्यूड अमाउंट, और एक्विजिशन अकाउंट में से 5 डेबिट होना है, वही वर्किंग के अंदर नेट होकर 283 आ रहा है ना, ठीक है, लेकिन हमने एंट्रीज नहीं देखा करनी। जब भी रीवैल्यूड एसेट है और डिस्पोज हो रहा है तो सिंपली अपनी वर्किंग 2 में आओगे। यही 288 और 5 आपको यहां से मिलेगा, यही तो आपको सिखाया था कि 2 ही चीजें चाहिए हमें इस पीपीई का नोट बनाने के लिए। हमें सिर्फ 2 चीजें रिक्वायर्ड है डिस्पोजल की, एक एसेट अकाउंट में से क्या निकलना है, दूसरा अक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट में से क्या निकलना है। तीसरा स्टेप क्या था? कैश, हमारी बला से जहां जाए। तो चौथा स्टेप क्या था? गेन या लॉस, कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या वो बना रहे हैं इस वक्त? तो इसका मतलब सिर्फ ये 2 चीजें, यानी पहले 2 स्टेप्स मुझे डिस्पोजल का, डिस्पोजल के, अगर मैं पीपीई का नोट बना रहा हूं तो, ठीक है, जागते रहना है। ओके, अब 288, ये वही 288 जो एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, और ये वही 5 है, किधर गया, किधर गया, किधर गया, ये वही 5 है जो एक्विजिशन अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो सही है ना, बात समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम वर्किंग से नहीं देखा करें, ये लेजर से नहीं देखा करेंगे या जनरल एंट्री से नहीं देखा करेंगे, तो वो हमारे लिए बनाने हैं नहीं बनाने ये जरूरी नहीं है। अगर हमें नोट कह रहा है तो वर्किंग तो हमने जरूर की होगी, उस वर्किंग से ही देखकर हम डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टेप 1 एसेट अकाउंट, भाई हाइब्रिड 2 के अंदर डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही? भाई हाइब्रिड 2 के अंदर सही आ रही है पिक्चर साकिब? ओके जी। स्टेप 1 एसेट अकाउंट में से जाने वाले एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट को माइनस करना है, वो कितनी है? 288। तो 288 को इधर देखो, डिस्पोजल, आप पहले डिस्पोजल लिखा हुआ है, कर एंड पे रहे हैं। भाई मैंने आपको बताया कोई तरतीब जरूरी नहीं है, आप जो मर्जी पहले लिख लो, जो मर्जी बाद में, आपकी मर्जी। डिस्पोज हो गया, एसेट अकाउंट में से एसेट की रीवैल्यूड निकाल दी हमने, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी डेबिट कर दें। ये 2 फिगर्स है ना, ये देखो 288 और 5। आज पहला दिन है, एंट्री को चाटी मरवा रहा हूं मैं, ये बिल्डिंग क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, लेकिन पर्चे में नहीं देखना, पर्चे में ये बिल्डिंग को क्रेडिट करोगे 288 से और अक्यूमुलेशन को डेबिट करोगे 5 से, डन हो गया। चलो उसके बाद कुछ रह तो नहीं गया, ये 14 रह तो गया है। अच्छा ये 200 क्या कर रहे हैं? 200 का
इसका करना है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। इसकी एंट्री सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, फिलहाल उससे कोई मुझे सरोकार नहीं है। हाँ, इस 14 को पकड़ो, इसकी एंट्री है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस में डेबिट हुआ। ओहो अच्छा, यहाँ तो सिर्फ 5 लिखा हुआ है। ये 5 भी लिखना जरूरी है। कोई ये ना कहे मुझे ये 5 यहाँ लिखा ही क्यों जब निकालना था। मैं ले जाऊंगा उनको पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में, जब पहले दिन मैंने आपको कहा था पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करोगे तो फिर डिस्पोजल अकाउंट की तरफ फेंकने के लिए डेबिट करोगे ना। पहले इस अकाउंट में क्रेडिट होगी, डेप्रिसिएशन फिर निकलेगी ना। 5 की डेप्रिसिएशन पहले यहाँ फेंकोगे फिर ही निकालोगे ना। ये पहले, ये दूसरे तीसरे लेक्चर की बात है जब पहली बार मैंने आपको लेजर बनाना सिखाया था और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, हाँ डिस्पोजल की, पहले सॉरी डिस्पोजल जब हमने पहला दिन डिस्पोजल सिखाया था, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन के अंदर मैंने पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले कर लिया था। फिर मैंने वो आपको सिखाई थी एक बात कि पहले एसेट की सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन क्रेडिट की जाती है एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, फिर डिस्पोजल के दिन उसको क्या कर दिया जाता है, डेबिट। तो ये 5 पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ। लेकिन सिर्फ ये अकेला 5 नहीं है, असल में 5 भी था और 14 भी था, यानी यहां पर होना चाहिए था 19। ठीक है ना। तो 19 में डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन पहले क्रेडिट हुई एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, फिर 5 हमने निकाल दिया, डेबिट कर दिया, और एसेट का क्लोजिंग आ गया, बताओ कितना, 192। जस्ट ऐसे ही, वैसे जरूरत तो नहीं होती लेकिन चलो ऐसे चापी मार लेते हैं। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये जो रिमेनिंग बिल्डिंग्स थी उनकी रीवैल्यूड अमाउंट है, याद है जिससे डेप्रिसिएशन निकाली थी। ठीक है, तो एसेट अकाउंट भी क्या शो कर रहा है, जो बिल्डिंग्स बच गई हैं उनकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही शो कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका क्लोजिंग बता दें, 14। अब 192 में से 14 को माइनस करें तो 178। ये हमारी वर्किंग से भी मैच कर रहा है, 178। ठीक है जी। तो ये अगर डिस्पोजल भी आ जाए तो कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं पड़ जाती है हमारे नोट के अंदर, नोट फिर भी वैसे ही बनेगा। ठीक है, लो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्वेश्चन है कोई, क्वेश्चन है तुम्हारा? पूछना नहीं है, पूछना नहीं है, चलो पूछ लो एक बार, फिर मुझे लगा कोई जवाब देना तो फिर मैं दूंगा। फजूल क्वेश्चन नहीं है, पूछो यार, तुम्हारे सारे क्वेश्चन बहुत काम के होते हैं, बस मैंने जवाब नहीं देना, तुम्हारे ज़हन पे जोर डालना चाह रहा हूँ कि खुद भी कुछ सीखा करो। तो देखो कितनी बेहतरी आ गई इसके अंदर, ये खुद भी बताएगा क्लास के बाद कि जी मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता हूँ, मैं लेक्चर ज्यादा अच्छा समझ के जा रहा होता हूँ। ऐसे तो हैंडीकैप ही रहोगे सारी जिंदगी। अच्छा चलो पूछो सवाल, जवाब देने वाली बात हुई तो नहीं बता देते। सर इसका डिप्रिसिएशन ये जो आप लेजर से नहीं देख के बना रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं इसमें? अभी ये जैसे हमने डिस्पोजल का बनाया ना, पर ये प्लस के है 5+14, देखिए ये बात की समझ में नहीं। ये बात वर्किंग के अंदर नजर आ रही है। डेप्रिसिएशन, ये भी डेप्रिसिएशन है 5 की और ये भी डेप्रिसिएशन है 14 की, ये दोनों ही प्रॉफिट लॉस में जानी है, डेबिट और एक्यूमुलेशन में होनी है क्रेडिट। लेकिन जो एसिड बिक गया है उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में फेंक देनी है। और जोन सी मर्जी डेट हो, हमने नोट बनाना है इस साल के एंड पे खड़े होकर, तो चाहे 31 मार्च को डेप्रिसिएशन डालिए, कोई 31 मई को डालिए, 31 दिसंबर को डालिए, सारी ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आ जाएंगी। ठीक है, खामोश जाएं। सवाल या तस्वीर लेनी, फोटो बनानी है, ये ले ले मेरा भाई, केएल का क्वेश्चन नंबर है, भाई कहेंगे तस्वीर मेरी फिर खराब करती तुसी। क्वेश्चन 69, लो भैया, लो भी फोटो वाले भाई। एंजॉइंग पीपी का नोट, अब आज आप बना के लाएंगे पीपी का एक एग्जाम लेवल का नोट घर से, फिर कल वो मैं बनवाऊंगा। हैंड आउट्स अपने आप ओपन कर लें, सफा साफ ऐसे करके। भाई यूएल वाला सवाल का नोट आप घर पे बना लेना, ओके, कल मैं बना दूंगा। चलें जी आप आगे। लो भाई, ये आज का लेक्चर, इसमें मैंने यूएल का नहीं बनाया नोट, बाकी केएल का बन गया, 59 का बन गया, 64 का बन गया। और अब देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, 0.5 पे क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ था, प्रिपेयर्ड वैसे लिखना था मैंने, प्रिपेयर्ड नोट, प्रिपेयर हो गए नोट्स। ठीक है जी, सॉल्व नहीं लिखा, मैंने लिखा स्टार्टेड सॉल्विंग। मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर आप घर पे सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर कल मैं इंशाल्लाह लेक्चर में लिख के आऊंगा सॉल्व्ड फैम वाला सवाल। ठीक है जी, आई के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है जी, ये
और एक अच्छा एग्जाम लेवल का सवाल है। ये ऐसा सवाल है जो आपको IAS 16 के नोट का फॉर्मेट अच्छे तरीके से समझा देता है। बाकी फिर एडजस्टमेंट तो जितना गुड़ डालते जाए उतना मीठा होता जाने वाला साग होता है, पर एडजस्टमेंट तो मुश्किल से मुश्किल भी आती जाए। लेकिन बेसिक फॉर्मेट ये सवाल जब मैं कल करवा दूंगा आपको इंशाल्लाह, आप पीपीई का सवाल करने के पीपीई के सवाल के साथ झगड़ा करने के काबिल हो जाएंगे। जो झगड़ा करने के काबिल खुद को समझते होंगे और जो टेस्ट के अंदर इसकी प्रैक्टिस करेंगे उनकी बात कर रहा हूँ। और जो जिंदगी पहली बार जाके आईकेएफ के अंदर पहली बार झगड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उनके पल्ले कुछ नहीं होता, ठीक है ना जी। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े। शो डिस्क्लोजर अंडर IAS 16, मैंने कल आपको नाम बताए थे कि इसको वो पीपीई का नोट भी कह देता है, पीपीई का डिस्क्लोजर भी कहता है, फिक्स एसेट स्केड्यूल भी कहता है। इनको फिक्स एसेट का नोट कह दे, वो फिक्स एसेट का डिस्क्लोजर कह दे, या वो फिक्स एसेट स्केड्यूल कह दे। इन नामों से परेशान हो गई है ना, कहना कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। ये पीपीई का नोट ही मांग रहा है। IAS 16 का डिस्क्लोजर जो है फिक्स एसेट का, वो वही है जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। उसकी मेन बॉडी फिलहाल हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 in relation to fixed assets in the notes to the published accounts for the year ending 31 दिसंबर 15। किस साल का बनाना है हमने नोट? 31 दिसंबर 15 का। अच्छा, अब कुछ लाइनें मैंने जो काटी हैं, खुदारा आपने इनको नहीं काटना, ये सवाल का भरपूर हिस्सा है। ये कल सारी की सारी लाइनें मिट जाएंगी और मैं इन सबको समझाऊंगा। इसलिए ये ना हो के काटा वाटा करके तुम आ जाओ जी सवाल खत्म, नहीं भाई, कल वो सारा कुछ करना है तो फिर आपके लिए कोई नया हैंड आउट नहीं होगा। ओके, बुक प्रोबेबली कल आ जाएगी, मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को क्लास में भी, और फिर मैसेज भी करवा दूंगा। प्रोबेबली कल आ जाएगी बुक, ठीक है। उन्होंने यही कहा था। अच्छा, पब्लिशिंग वालों ने, वैसे मैंने पिछले वीक भेज दी थी बुक, लेकिन वो थोड़ा टाइम, मैंने कहा था कि अब अल्लाह करे ऐसा कर दें वो कि ये वो बाइंडिंग वाइंडिंग का मसला ना हो बच्चों को, और सफ़े का मसला ना हो। बच्चे फिर कहते हैं कि यार अब ये दूसरे दिन तो खुल जाती है, तो आप पता नहीं क्या करते हैं। तो वो उन्होंने फिर ये बात कह दी, तो उन्होंने फिर कुछ दिन भी वो बीच में ज़्यादा कर दिए, जी सर वो बाइंडिंग भी तो करानी है। एनीवेज, दुआ करें आ जाए जल्दी। सवाल कह रहा है नोट बनाना है 31 दिसंबर 15 का, ऐसा ही है। फैम हैड फॉलोइंग टेंजिबल एसेट्स एट 31 दिसंबर 14। ये क्या मुसीबत है, ये क्या चीज है? बनाना नोट 15 का है और ये 14 के बैलेंस दे रही है इसने। वो जो अभी थोड़ी देर पहले रुल के निकाल रहे थे ना ओपनिंग, वो उसने कहा रुलने की जरूरत नहीं है, ये लो, ये 31 दिसंबर 14 की क्लोजिंग है, यही आपके यकम जनवरी 15 के ओपनिंग है। तो लो, आधी जिंदगी तो यहाँ से आसान हो जाएगी आपकी, जब आप घर पे ये नोट बना रहे होंगे, घर पे खुद, ठीक है, मैंने तो बनाना नहीं है, ठीक है। अब ये घर पे खुद नोट बना रहे होंगे तो ओपनिंग बैलेंसेस आपको अवेलेबल है किस किस के? कॉस्ट के, यानी एसेट अकाउंट के, और डेप्रिसिएशन, दरअसल ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू भी दी हुई है उसने, ठीक है। तो ये कॉस्ट, और देखो ना, एज ऑन 31 दिसंबर 14 जो डेप्रिसिएशन है, ये दरअसल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही होती है। आगे को यहाँ लिखना चाहिए था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेकिन उसने डेप्रिसिएशन लिखा हो, तो मैंने भी यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखकर ही इसको मैं हर दफा बच्चों को कहता हूँ कि ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन लिखा नहीं जा रहा। ओके, लो भाई, 4 एसेट्स हैं, 5वीं लाइन नहीं है आपके सामने, मतलब आपको नजर आ रही है आपके हैंडआउट्स पे, पर फिर भी नहीं नजर आ रही। वो क्या है? एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। ये कॉन्सेप्ट है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का, जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं दिया, इंट्रो में शायद आपने कहीं पढ़ा हो, इसलिए मैं बहरहाल मैं कल इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी बात करूंगा। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिर इसकी अंदर एंट्रीज कैसे होती हैं, फिर यहाँ से एसेट ट्रांसफर कैसे होता है, ये सारी डिस्कशन करने के बाद ये लाइन ओपन होगी, और पॉइंट 1 की पहली लाइन भी ओपन होगी तब। फिलहाल आपके लिए ये लाइंस नहीं होंगी सवाल में, बल्कि आपके लिए लाइन ये ऐसे बन, अब बाकी सारे हैं ओपनिंग। लैंड का ओपनिंग है, ओहो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट नहीं आ रही लैंड की, अच्छा सॉरी, लैंड डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है, मैं सॉरी, मैं भूल गया। अच्छा, अब उसके बाद बिल्डिंग्स है, कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 31 दिसंबर 14 की। प्लांट एंड मशीनरी है, कॉस्ट उसकी एक्यूमुलेशन, फिक्सर्स कॉस्ट एक्यूमुलेशन, हर एक की अलग अलग आ गई। अब ये सवाल वापस वहां चला गया है जहां से हमने कल शुरू की थी डिस्कशन। कल मैंने आपको कॉस्ट मॉडल पर 2 सवाल करवाए थे जिनमें मल्टीपल एसेट्स थे एक साल के अंदर, प्लांट मशीनरी और व्हीकल था, या पता नहीं, प्लांट मशीनरी और फिक्सचर्स थे। तो जितने क्लास ऑफ एसेट्स हों उतने कॉलम्स बन जाएंगे। क्या मतलब? सबसे पहले तो ये डिसाइड करें ना कि आपका फॉर्मेट क्या होगा, जिसको मैं कल इंशाल्लाह फिर जाहिर है सवाल तो करूंगा ही। आप कहोगे जी फैम है, फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फिर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15 है। अब देखो, नोट का नंबर कोई 5 कर लो जी, भाई कह रहे हैं 5 कर लें, कभी 5 भी कर लें, कभी मेरी भी सुन लो। उसके बाद इधर देखो, सुन लो, लैंड, ओ भाई मोबाइल मोबाइल छोड़ देना यार, क्या कर रहे हैं मोबाइल पे, कुछ शर्म आती है तुझे यार थोड़ी सी, इतना बड़ा हो गया, मेरे से भी बड़ा हो गया वजन में। कहता नहीं सर ऐसे नहीं, आए जरा वेट स्केल पे चलते हैं। हाँ, आप खुद को ऐसे इजी ना ले, अच्छा जी ठीक है, ले भाई, ऐसे मत कुछ नोट करें, खबरदार किसी ने कुछ नोट किया, किसी ने पिक्चर लेने की कोशिश की, वो सवाल की पिक्चर दिलवा दूंगा जिसमें मैंने कुछ चीजें काट कर बाकी चीजें लिखी हुई आपके लिए, ठीक है। फॉर्मेट आप खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। लैंड है, बिल्डिंग है,
प्लांट लिखने लगा था, प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सट्यूरेस एंड फिटिंग्स हैं, और चूंकि सवाल ने नहीं कहा कि ना बनाओ इसलिए बनाओ टोटल का कॉलम। वैसे आमतौर पे आजकल के सवालों में क्या देता है, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, कंपैरेटिव इज नॉट रिक्वायर्ड एंड टोटल इज नॉट, यानी कि 15 में खड़े हो सिर्फ 15 का नोट बना दो, 14 का नाम बनाना। कभी कह देता है कंपैरेटिव बनाओ, कभी कहता है रहने दो, ठीक है। टोटल कॉलम के बारे में कभी खामोश हो जाता है, कभी कह देता है मत बनाओ, खामोश तो बनाना है, और कह दे टोटल कॉलम नहीं बना तो फिर पागल थोड़ी ही बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये फॉर्मेट ध्यान में आ गया आपके। उसके बाद यह देखो, ये क्या है जी, क्लोजिंग तक, फिर एक्यूमुलेशन क्लोजिंग तक, और फिर बुक वैल्यू। इसके नीचे आप जिन एसेट्स में कॉस्ट मॉडल होगा उसके नीचे कॉस्ट मॉडल लिखोगे, जिसके रिवर्स मॉडल यूज होगा उसके नीचे रिवर्स मॉडल लिख लोगे, ठीक है ना। ये फॉर्मेट होना है आपके इस सवाल का जो आपने घर पे ट्राई करना है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट बताया आपको, ठीक है, चेक किया फॉर्मेट। सुभान अल्लाह। सवाल पढ़ते हैं। अब ये पहला इतना लंबा डब्बा तो सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस के लिए था, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फिलहाल छोड़ देंगे, एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन का तो कल समझाऊंगा, ओके। इन द ईयर एंडेड 31 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर। अब पहली लाइन चूंकि कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस से रिलेट करती है इसलिए वो आपने नहीं देखनी, ठीक है। आपके लिए ये लाइन इतनी सी है, अब बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज एडिशन, बस मैंने खुद ही कर दिया जी, ठीक है ना। क्या है जी, एक 100,000 का एडिशन है, मतलब आपका जो कॉलम, बल्कि यहीं पर आपका जो कॉलम होगा बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग कॉलम में यहाँ पे ओपनिंग एडिशन, एडिशन की जगह पे क्या आएगा, 1,00,000, 100,000, ठीक है ना। ये नेक्स्ट अगली लाइन तो वैसे मैंने काट दी है, लेकिन चलो आप इंट्रो में पढ़ के तो आए हो, बहरहाल कल डिस्कशन करके एंट्रीज करके कंक्लूड करके ही जान छोड़ूंगा इसकी। फिलहाल तो इतना सा मुझे बता दो, अगर आप कोई एसेट खरीदने से पहले, अभी एसेट ना आया हो, एडवांस पे कर दें, एडवांस, तो क्या एंट्री पास करते हैं, एडवांस फॉर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। एसेट तो नहीं डेबिट करते, आपने एक व्हीकल खरीदना है, अभी वो व्हीकल आया नहीं, आपने एडवांस पे कर दिया, तो आप एंट्री क्या करोगे, व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट, एडवांस फॉर व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट। जब तक व्हीकल आ नहीं जाता तब तक डेबिट नहीं होगा, व्हीकल जब तक डेबिट नहीं होगा, ठीक है ना। तो एडवांस करंट, चुप कर जाओ, एडवांस करंट एसेट्स के अंदर आपका नजर आएगा जब तक आपका फिक्स एसेट आ नहीं जाता। अब इस एडजस्टमेंट के अंदर भी उन्होंने लिखा हुआ है जो मैंने काट दिया फिलहाल आज के लिए, ठीक है, पढ़ लें, कल फिर बात भी करेंगे। A deposit of BC is paid for a new computer system which is undelivered at the year end. ईयर एंड तक वो डिलीवर नहीं हुआ तो फिर एडवांस ही है ना, तो पीपीई के नोट के अंदर तो इसमें नजर नहीं आना, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीपीई के अंदर तो अगर ये कंप्यूटर आ गया होता तो हम उसको डेबिट कर लेते, नहीं आया तो अब इसका कुछ भी नहीं करना, ओके। तो इसको इग्नोर करना था, मैंने इग्नोर कर दिया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, एडिशन टू प्लांट आर 1,54,000, प्लांट वाले कॉलम में सिंपल एडिशन, वो आधी फिगर भी सही लिख के आ गए ना आप, जो होनी है, यकीन मानो भी आपकी जीत है, मेरी भी जीत है। अभी मैंने नोट बनवाया ही नहीं आपको, पहली बार जिंदगी में आप खुद बनाने लगे हैं नोट, है कमाल कर देंगे आप। एडिशन टू फिक्सचर, इसको काट दिया मैंने लाइन को, ये कल डिस्कस कर लूंगा ना। एडिशन टू फिक्सचर आर 40,000, तो फिक्सचर के कॉलम के अंदर एडिशन कितना होगा, 40। फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, लो इसमें भी कुछ नहीं करना, प्लांट की कॉस्ट भी गिवन है, डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब अक्यूमुलेट ऑप्शन ये भी गिवन है, सेल प्रोसीड भी गिवन है, लेकिन सेल प्रोसीड का थोड़ी पहले मैंने बताया नोट बनाते हुए हमने कुछ नहीं करना, ये नोट बनाते हुए हमने इसका कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये तो कैश डेबिट करके और फिर गेन लॉस निकालते हैं, नोट के अंदर तो सिर्फ एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट्स हैं। एसेट के अकाउंट से 277 ने क्रेडिट होना है और अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर से 195 ने डेबिट होना है। ऐसे ही फिक्सचर में 41 ने क्रेडिट होना है और 31 ने डेबिट होना है, तो ठीक है। अच्छा, जो कुछ पढ़ रखा है ना पहले दिन से आखिरी दिन तक सब आएगा इंशाल्लाह। जैसे डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करोगे तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करना पड़ेगा, कोई स्ट्रेट लाइन होगा, कोई रिड्यूसिंग बैलेंस होगा, ये सारे काम आपने करने हैं इंशाल्लाह, करके आएंगे। मैंने तो कल सवाल कराना ही है, पर आप उम्मीद है करके आएंगे। आधी फिगर भी सही होगी तो यकीन माने मैं खुश हो जाऊंगा जी। डिस्पोजल है तो डिस्पोजल में ही आएंगे। अच्छा सुने 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 सुने, अहम बात, भाई की बात से मुझे एक बात याद आ गई। सवाल में 2-3 एडिशंस लिखे हुए नजर आए, बिल्डिंग भी आ रही है, ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया उसने, प्लांट भी लिख दिया, फिक्सचर भी लिख दिया, डेट नहीं लिखी किस दिन आए डेप्रिसिएशन के लिए, फिर डिस्पोज हो रहे हैं 2 एसेट्स, किस दिन हो रहे हैं, डेट नहीं लिखी इसने, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन एक उसूल है जो ये नहीं कि सिर्फ इस सवाल के लिए और आगे फिर को नई गोली कराऊंगा आपके लिए तो तैयार करके, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक उसूल है जो हमेशा हम अप्लाई करेंगे काउंटिंग के अंदर, वो ये है कि अगर सवाल के अंदर डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग हो तो साल का पहला दिन अज्यूम कर लेना। अभी लिखवाता भी हूं, पहले सुनो क्या मतलब हुआ। मतलब अगर एडिशन की डेट मिसिंग है तो साल का पहला दिन अज्यूम करो, सारा साल डेप्रिशिएट कर दो। सवाल में अगर डेट नहीं है तो क्या अज्यूम करो, ये साल के पहले दिन आया, पूरा साल हमारे पास रहा, पूरा साल डेप्रिशिएट करो। और अगर डेट ऑफ सेल डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग है तो फिर क्या अज्यूम करो, साल का पहला दिन ही
तो लिख देना ड्यूरिंग द ईयर, अब नहीं डेट पता तो क्या अज्यूम करो, साल का पहला दिन बिक गया और एक दिन भी डेप्रिशिएट नहीं करो, ये तरीका होगा, ठीक है ना। सवाल की खामोशी केस में डेट दे दे फिर ना करना है, ठीक है ना, सिर्फ सवाल की खामोशी केस के अंदर assumption है। तो ये लिख लें अपने पास, जिंदगी भर के लिए सनद रहे और काम आए, लिख लें इसको। अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग हो, वैसे इतना थोड़ा क्यों पढ़ते हैं आप लोग रोजाना, इतने सुस्त हो गए ना आप लोग। मैंने सोचा ये सवाल शायद हो ही जाए क्लास में, एक सवाल ऊपर छोड़ के आया फिर भी नहीं हुआ। हाँ क्या कह रहा था मैं, अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग हो, ना दी हुई हो, ठीक है, मिसिंग हो, अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग हो तो हमेशा, ये मैं हमेशा लिख रहा हूं, हमेशा साल का पहला दिन अज्यूम कर लेना। तो हमेशा साल का पहला दिन, तो उसे हमेशा साल का पहला दिन अज्यूम कर लेना, उसे मतलब डेट ऑफ सेल या डेट ऑफ परचेज को, ठीक है ना। अगर सवाल जी, किसने बोला रिपीट करने नहीं करता, जाओ किसने कहा रिपीट कर, किसने कहा ठीक है, 5 रुपए अलग लगेंगे इसके, ठीक है। हाँ भाई लिखो 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 लिखो, मेरे चांद लिखो, 10 बार रिपीट करा लो, लिखो डेट ऑफ सॉरी, अगर सवाल में डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल मिसिंग हो तो हमेशा साल का पहला दिन अज्यूम कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 6 और पॉइंट 7, लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन जनवरी 15, हमारे साल के पहले दिन एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू, स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है। तो फिर फॉर्मेट बनाते हुए ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन ना, है ना, है ना, है ना? पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, ठीक है, पहले ट्रांसफर फिर डेप्रिसिएशन, इससे फायदा होगा। अगली बात, लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड टू 1500, इसका क्या मतलब है, ये 1500 क्या है, रीवैल्यूड अमाउंट है, फेयर वैल्यू है, यानी वो कह रहे हैं लैंड और बिल्डिंग 1500 पर चला गया। अब मसला यह, ऊपर लैंड अलग है बिल्डिंग अलग है, उसने यहां पे भी अलग कर दिया, टेंशन ना लो। कहते हैं 1500 इसकी रीवैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग की रीवैल्यू कितनी है जी, 1500, ऑफ विच लैंड इज वर्थ 900। तो अगर 900 लैंड है तो फिर 600 क्या होगा, लैंड और बिल्डिंग अगर 1500 है तो फिर उसमें से 900 लैंड है तो फिर बाकी बिल्डिंग ही हुआ ना, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग रखना है, वैसे भी मैंने कॉलम्स अलग अलग रखे हुए हैं। लैंड अगर रीवैल्यू हो, शदीद आसान, लेकिन वर्किंग करनी है आपने तरतीब से, जैसे वर्किंग सिखाई हुई है, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रीजन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओपन करोगे, एसेट की जगह लैंड लिख दोगे, फिर उसको वर्किंग कोशिश करोगे यकम जनवरी 15 पर रीवैल्यू करने की, स्टार्ट तो करोगे ना, 31 दिसंबर 14 यकम जनवरी 15 पर वैल्यू गिवन है, उससे स्टार्ट करोगे, फिर रीवैल्यू वगैरह करोगे, ऐसे ही बिल्डिंग के साथ करोगे, ठीक है ना। वो वर्किंग करने के बाद वही काम जो आज सारा दिन लगा के किया वो करोगे, इंशाल्लाह लैंड और बिल्डिंग भी रीवैल्यू हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे, नहीं तो कल आना ही है आप। लेकिन सबसे अहम बात वो लाइन है जो मैं पिटता रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान नहीं देते थे, जरा देखो आज आ गई ना, पास्ट पेपर में भी ऐसी लिखी होती है लाइन, अभी तो क्वेश्चन बैंक के सवाल में आई ना, पास्ट पेपर में भी ऐसी लिखी होगी, क्या, द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज्ड, क्या मतलब, रिवैल्यूएशन के बावजूद हम उसे चेंज नहीं करेंगे, रिमेनिंग फिर भी निकालेंगे। अब पहली बात तो ये है कि मुझे पता हो कि असल लाइफ थी कितनी, नहीं जी, बिल्डिंग्स पॉइंट 8 में देखो क्या कह रहा है, बिल्डिंग्स 2% स्ट्रेट लाइन डेफिसिट करते हैं, प्लांट को 20% स्ट्रेट लाइन और फिक्सचर्स को 25% रिड्यूसिंग बैलेंस, ठीक है। अब 2% स्ट्रेट लाइन है और मैं अगर इससे लाइफ निकालना चाहूं तो कितने जी, यानी इसकी ओरिजिनल लाइफ कितनी है जिसके बारे में सवाल कह रहा है, ये चेंज नहीं है। अब रीवैल्यूएशन के दिन कितना अर्सा गुजर चुका है इनको खरीद, ये अगली लाइन में लिखिए, द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 years बिफोर रीवैल्यूएशन, इसका मतलब 10 साल पहले इन्हें खरीदा था, तो फिर 50 में से 10 गए तो रिमेनिंग कितने बच गए, सॉरी 40, ठीक है, तो 40 क्या है, रिमेनिंग लाइफ, ओके डन जी। और इस सवाल में कुछ है ही नहीं, इंशाल्लाह आप ये कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, यूएल वाले सवाल का नोट बनाना है और इस सवाल का जिंदगी रही तो कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।